जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों आज एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। आज से स्टार्ट होगा दोस्तों करंट अफेयर, और ये घटना चक्र का बुक है। और हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक होगा। अगर आप दोस्तों 2024 में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आप चाहे आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो, मार्च में हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त कहीं पर भी हो, तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि 1 साल और 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना ही होता है। और दोस्तों जो ये घटना चक्र के बुक का जो दोस्तों करंट अफेयर है, ये नॉर्मल करंट अफेयर नहीं है कि सिर्फ मैंने उत्तर बता के छोड़ दिया। ये ऐसा करंट अफेयर है कि आने वाले 1-2 साल में जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी इस करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है। ये दोस्तों चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की कर रहे हैं उसके लिए भी दोस्तों ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, ठीक है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर भी करंट अफेयर से पूछा जाएगा उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। 7 महीने का करंट अफेयर होने वाला है। और दोस्तों घटना चक्र का बुक है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं कि घटना चक्र का जो बुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों मेरा, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रयास आप सभी के लिए दोस्तों एक वीडियो लाया जाए और आप सभी इसका लाभ उठाइए। सभी एग्ज़ाम के लिए मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे अक्सर जो है कन्फ्यूज़ होते हैं। जब वह कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा करंट अफेयर पढ़ें, कौन से एग्ज़ाम के लिए। तो ये जितना भी आपका कन्फ्यूजन है ना, इस वीडियो में दूर होता जाएगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए, मैं फिर बता देता हूँ, ये ऐसा करंट अफेयर है कि मैं विस्तार से समझाऊँगा। आपको कितना क्या पढ़ना है ये आपके ऊपर है, मैं समझाऊँगा तो विस्तार से, बढ़िया एक एक पॉइंट को तोड़ के, ठीक है। और आज पार्ट 1 है, और कोशिश ये रहेगा कि कम से कम 3 वीडियो रोज़ अपलोड किया जाए। एक वीडियो में 15 सवाल के आसपास होगा, यानी कि 40 से 45 सवाल आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। तो मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत आप भी करें। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो ये सब जरूर दिमाग में डाउट मत रखना कि सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए ना, ये पीसीएस के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है, यूपीएसआई के लिए भी है, कोई भी एग्ज़ाम है सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा कुछ बात करते हुए, बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। आज इस वीडियो का पहला सवाल है, ठीक है, एक मिनट को उसको रेड कर लिया जाए। इसमें कहा गया कि 15 जनवरी, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती है आपकी। 15 जनवरी 2024 को, एक मिनट, 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की। अब ध्यान से सुनना, इसका मैं उत्तर बता देता हूँ पहले। सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है जानकारी में, ध्यान से सुनना। अब आपको ये तो मालूम ही हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जो है जारी किया गया है 15 जनवरी 2024 को, ठीक है। और वो किसके द्वारा जारी किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, कभी ये पूछ लिया कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि ये पीएम जनमन, यानी कि अगर बात करें विस्तार से तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत जो है इसकी पहली किस्त को जो है जारी किया गया, ठीक है। और इसके अंदर कितने लाभार्थी आएंगे, तो ये 1 लाख लाभार्थी इसमें आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लिया जाए। कभी ये भी पूछ लिया अगर आपसे कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान देना कि ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ के बारे में भी ध्यान देना, ठीक है। और विस्तार से बात कर लेते हैं इसमें कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2030 माफ़ करिए 23 को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों, यानी कि अगर बात करें तो उसे कहेंगे पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ ध्यान देना। तो कब शुरुआत की गई थी, 15 नवंबर 2023 को शुरुआत की गई थी, और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान देना। और लगभग 24,000 करोड़ के बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। अब इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, ठीक है, स्वच्छ पेयजल जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना होता है, ठीक है। अब इतना विस्तार से हम लोगों ने बात किया। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट है, ठीक है। तीनों में कौन सा सही है आइए बात करेंगे। अगर तीनों की बात करें, यानी कि इस सवाल के बारे में बात करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों पॉइंट सही होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में। अब पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देना। इसमें 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए।
दूसरा है इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया। तीसरा है वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते, ये भी बात सही है। अब थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब एक चीज़ ध्यान देना, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो दोस्तों 5 जो है कह सकते हो कि 5 नाम जो है शीर्ष पर है। पहला आता है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा आता है सूरत जो कि गुजरात में है, तीसरा आता है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में, चौथा है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश, और पाँचवा है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करें 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में 3 शहर के नाम बताओ जो जिनका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा है। ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर और 1 लाख से कम वाले। तो 1 लाख से ज़्यादा वाला हम लोगों ने बात किया, अब 1 लाख से कम वाले में बात करते हैं। पहला आता है जिसका नाम है सासवड़ लिख देता हूँ, सासवड़ नाम है, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है पाटन जो कि है गुजरात में, और तीसरा है लोनावाला जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। अब और ध्यान सुनना कि 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, ये चीज़ ध्यान देना। यूपी कौन सा स्थान है? 9वां। कभी यूपी के बारे में पूछे तो ये बता देना। और बिहार का जो है ये है 15वां स्थान है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम बात करते हैं सबसे स्वच्छ गंगा शहर के, जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर जो हैं उनके नाम जान लो। सबसे पहला आता है वाराणसी, फिर आता है प्रयागराज, फिर आता है बिजनौर, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर के बारे में पूछे तो सबसे पहला आता है वाराणसी, फिर प्रयागराज, फिर क्या आता है बिजनौर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। अगला सवाल है 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इमैनुअल मैक्रों। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को मालूम होगा, नहीं पता है तो जान लो, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि ये ऐसे फ्रांस के ये 6ठे ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया है, यानी कि 6वें नेता हैं जो ये ऐसा सम्मान इनको मिला है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि इसी साल 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के एक नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है गैब्रियल, लिख देता हूँ गैब्रियल, ध्यान देना, ठीक है। अभी हाल ही बने हैं 9 जनवरी को, जिनका नाम है गैब्रियल, ठीक है। गैब्रियल एटल जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं, और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या है, तीसरे पॉइंट में क्या है। फिलहाल इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 तीनों पॉइंट जो है सही है। पहले पॉइंट में है दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया। दूसरा है भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा, ये चीज़ ध्यान देना। अगला है भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो 51.25% तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। कभी पूछ ले कि जो है भारत कौशल रिपोर्ट जो 2024 वाला कब जारी किया गया, तो मालूम होना चाहिए दिसंबर 2023, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान देना। तो दोस्तों ये जारी किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी विबॉक्स द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट है, ठीक है। और कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु तो सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है, ठीक है। ये भी ध्यान देना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगला सवाल है हाल ही में ब्रह्मा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सूरत। तो ये कब से कब आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों 29 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2023 से लेकर, एक मिनट सही से लिख देता हूँ, 29 दिसंबर 2023 से लेकर ये जाता है आपका 7 जनवरी 2024 तक, ठीक है। 2024 ध्यान देना, 2024 लिखा है। और ये कहाँ पर? सूरत जो कि गुजरात में है। और किसके द्वारा हुआ, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? या
दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। ठीक है, अगला सवाल, दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ग्वालियर में। अब ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जानते होंगे। और ये कब आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है 22 से 28 दिसंबर तक 2023। ठीक है, और किसके द्वारा? तो ये संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना कि मध्य प्रदेश और सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। कब? 25 दिसंबर को क्या मनाने की? तबला दिवस। ठीक है, लिख देता हूँ तबला दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान देना। अगला सवाल है 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र यादव जी। अब भूपेंद्र यादव जी कौन है? तो ध्यान देना, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं। ठीक है, इसका शुभारंभ 29 दिसंबर 2023 को किया गया, जैसा लिखा है आप सभी लोग जान सकते हैं। और इसको देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु किया गया है। और बस यही चीज़ है जो इसमें दिया हुआ ही है। अगला सवाल है 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई? देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ, खुद भी एक बार ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, आप अपने चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 46। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो प्रसार भारती रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के मध्य समझौता है, ये कब हुआ? तो 27 दिसंबर 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इस समझौते में क्या क्या शामिल है? तो ध्यान देना, इसमें शामिल है प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, और इस समझौते से दोस्तों प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या जो है इस समय 46 हो गई है। ठीक है, अगला सवाल, दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। और कब हुआ? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जो है कब आयोजित किया गया? तो 7 से लेकर 24 दिसंबर तक। ठीक है, 2023, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, और 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया, ये भी ध्यान देना। और इस संगोष्ठी का विषय क्या था, थीम क्या था, ये भी जान लेना। इसका थीम यानी कि विषय था वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता। खैर, ये ऑप्शन में आएगा तो आप लोग जान भी जाओगे इसके नाम से ही। अगला है केंद्रीय माल एवं सेवा कर यानी द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। ये बात गलत है, यानी सही नहीं है। इसका मतलब ए सी डी अपने आप सही होगा, यानी कि यह विधेयक 20 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, ये बात सही है। इस विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रावधान है, ये भी बात सही है। और न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई, ये भी बात सही है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक जो 2023 है दोस्तों, ये लोकसभा में जो है 19 दिसंबर 2023 को पारित हुआ है। कहाँ पर? लोकसभा में, लिख देता हूँ। और राज्यसभा में ये पारित हुआ है 20 दिसंबर, यानी इसके एक दिन बाद। ठीक है, और यह विधेयक किस चीज़ को संशोधन करता है? तो ध्यान देना, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को संशोधित करता है। और इसमें क्या है दोस्तों कि अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष, और साथ ही साथ सदस्यों की सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो इसके अध्यक्ष हैं उनका 67 से 75, और जो इसके सदस्य उसका 65 से 67 वर्ष। ठीक है, इतना कुछ मालूम हुआ कि नहीं हुआ? अब और भी ध्यान सुनना।
न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, ये भी बात इसमें कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कभी ये पूछ ले कि जीएसटी हमारे देश में कब लागू किया गया, तो ये भी जान लो। वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी वाला जो मामला है, ये 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 द्वारा लागू किया गया था, और इसको पूर्णता, ये तो एक संशोधन था, उसको जब लागू किया गया था तो वो था 1 जुलाई 2017। ठीक है, और इसका अधिनियम जो था वो 101वां लिख देता हूँ, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया। ठीक, अगला सवाल। हम, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 19,150 करोड़ रुपये से अधिक। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाएं जो है राष्ट्र को समर्पित भी किया गया, जैसे कि 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भागपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी लाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आगे। अब आइए बात करेंगे सूरत डायमंड बोर्ड्स के संबंध में। निम्नलिखित बोर्ड्स के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया। ये बात जो है सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये निर्मित कहाँ है? सूरत गुजरात में। इसका उद्घाटन जो है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। ठीक है, इतना मालूम होना चाहिए। और कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र है, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार ये करंट अफेयर है, बहुत ही विस्तार से बात हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा वीडियो बना करें, 7-8 सवाल ही बात किया जाए, लेकिन विस्तार से बात किया जाए। 5-6 सवाल 8 सवाल रहे, लेकिन विस्तार से। आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा वीडियो होता है समझाने में उतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कम सवाल रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप सभी लोगों के लिए ही परेशानी होगा। ठीक है, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।